Yesterday we were discussing pollination. And under pollination already we have discussed its types and agents of pollination. Okay, so today under this pollination only we will discuss outbreeding devices. Okay, so what is outbreeding device? The outbreeding devices are you can say these are the characters in flower which prevents self pollination and encourages क्रॉस पॉलिनेशन. मीन्स फ्लावर में ऐसा क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और व्हाट आर द डिवाइसेस प्रेजेंट इन द फ्लावर which discourages self pollination and encourages cross pollination. Okay, so here we will discuss 4 criteria, 4 characteristics or 4 devices, but all these devices may or may not be present in the same flower. So different types of flowers are having different types of devices. Okay, so first one is, in some species pollen release and the stigma receptivity are not synchronized. So the flower is bisexual. तो जनरली हमारा क्या आइडिया होता है कि बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए. बट इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल बट द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा receptivity are not synchronized. इसका मतलब पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी पोलन रिलीज होना और स्टिग्मा पोलन को रिसीव करने के लिए दोनों एक साथ तैयार नहीं होते. इसीलिए आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हुए भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. आइदर आपका पोलन ग्रेन जो है वो पहले रिलीज हो जाता है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले हो जाता है और बाद में पोलन रिलीज होता है. सो इन सम अदर स्पीसीज द anther and stigma, anther and stigma are placed at different position. At different position. So because of this different position, the pollen, so that the pollen cannot reach the stigma. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एट ए टाइम हो रहा है, बट ये दोनों का पोजीशन ऐसा है कि आपका जो पोलन रिलीज हो रहा है वो स्टिग्मा तक पहुँच नहीं पा रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड डिवाइस. एंड ये दोनों डिवाइस क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द थर्ड डिवाइस? The third device is self incompatibility. So what is self incompatibility? This is a
genetic mechanism, and it prevents the self pollen, means सेम फ्लावर का पोलन को स्टिग्मा रिसीव नहीं करता. हाउ? सो दिस इज द मैकेनिज्म which prevents the self pollens from fertilizing the ओव्यूल्स. और यहाँ पर ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है? बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन. पोलन जर्मिनेशन मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. ओके, पोलन ट्यूब बनने नहीं देता, जिसके वजह से आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म और डिवाइस विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, एंड फोर्थ वन, इट इज अंडरस्टूड इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल. अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर आइदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा. सो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इज़ द ओनली मेथड ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, जैसे आपका कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक योर कैस्टर एंड मेज. ये आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल ही मैं दे रही हूँ. Okay, so here what happens, the male and female flowers are born on the same plant में होता है. ठीक है, have male and female flower on the same प्लांट. ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका ऑटोगामी नहीं होगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. बट क्या हो सकता है इसमें? ऑटोगामी नहीं होगा, बट क्या हो सकता है? हम और एक तरह का पॉलिनेशन पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं जेटोनोगैमी. इसमें जेटोनोगैमी हो सकता है. जेटोनोगैमी को ये रोक नहीं सकता, बिकॉज प्लांट के ये है मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर, तो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में है. सो इसमें आपका पॉलिनेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं जेटोनोगैमी. सो वी कैनॉट प्रिवेंट जेटोनोगैमी, बट इट कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी. सो दीज आर द 4 important devices that prevent self pollination and encourages क्रॉस पॉलिनेशन. अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया मेंशन द डिवाइसेस, 2 या 3 डिवाइसेस आपको पूछा गया, मेंशन 2 or 3 डिवाइसेस दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन इन बाईसेक्सुअल फ्लावर, तो उसमें आप कौन सा कैरेक्टर नहीं लिखोगे? ये यूनिसेक्सुअल वाला कैरेक्टर नहीं लिखोगे, कि ये तो यूनिसेक्सुअल हो गया. तो बाईसेक्सुअल फ्लावर के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट हमने बोला, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स एप्लीकेबल है फॉर द बाईसेक्सुअल फ्लावर्स. सो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए और उसके हिसाब से आंसर दीजिए. ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, ये हो गया आपका पॉलिनेशन. देन नेक्स्ट लेट अस कम टू योर हाँ, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. पपाया, ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है.
पपैया में आपका क्या होता है, द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर इन डिफरेंट प्लांट। तो इसमें क्या होगा, ज़ेटोनोगैमी भी नहीं होगा, ऑटोगैमी तो होगा ही नहीं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, और ज़ेटोनोगैमी भी नहीं होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ज़ेनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, सिर्फ ये होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देकर पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का पॉलिनेशन होता है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे फर्टिलाइजेशन। तो हमारा एंड्रोसियम खत्म हो गया, गाइनोसियम खत्म हो गया, पॉलिनेशन खत्म हो गया। नाउ वी हैव कम टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला इवेंट होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब तक पॉलन पिस्टिल तक नहीं पहुंचेगा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसीलिए सबसे पहला इवेंट होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, देखो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज दैट द पिस्टिल और द स्टिग्मा will receive only the right type of pollen grain. So right type pollen grain means what? Compatible or right type pollen grain is always received by the stigma. राइट टाइप मतलब क्या है, कंपैटिबल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ओके, कभी कभी क्या होता है रॉन्ग टाइप, ऐसे तो आपका विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollen grains comes to the surface of the stigma, but the stigma will not allow all the pollen grains to germinate. It will only allow the सेल्फ कंपैटिबल pollen grains, जो सेल्फ या फिर दूसरे प्लांट का भी हो, दूसरा आई मीन सेम स्पीसीज का दूसरे प्लांट का भी pollen grain हो, तब भी ये उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो व्हाट इज स्टिग्मा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द pollen grains. Okay, and this pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is right type means compatible or incompatible. Okay, if it is right type then the pistil will accept the pollen and promote the post pollination event. अगर यहाँ पर देखो, मान लो ये मैंने लिया स्टिग्मा पर देखो, मैं यहाँ पर बहुत सारे pollen grain गिरे हैं, लेकिन जो राइट टाइप pollen grain, सपोज दिस इज द राइट टाइप pollen grain, ये राइट टाइप है, तो बस इसी को ही ये रिसीव करेगा, बाकी सब को ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, एंड देन द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। And when the pollen pistil interaction takes place, then only it leads to fertilization. ठीक है, now so receiving the pollen grain of right type मतलब क्या है? इसका मतलब अगर राइट टाइप पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए अलाउ करता है। सो ये हो गया आपका स्टिग्मा, तो स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर राइट टाइप पोलन ग्रेन गिरता है तो ये क्या करेगा, इट विल अलाउ द पोलन टू जर्मिनेट। इसमें पोलन ट्यूब बनेगा
एंड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट कैरी करके आपका ओवारी में जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, इफ़ यू रिमेंबर, ये एग तक इसको ले जाएगा, ठीक है। तो सो दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट विल कम इन कंटैक्ट विथ ईच अदर एंड द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। Now the how the this pistil will reject or accept. So this acceptance or the rejection is the result of the receptivity of stigma, is the result of continuous dialogue between the pollen and the pistil. तो ये डायलॉग क्या है, ऐसे कौन से लैंग्वेज में भाई ये लोग बात करते हैं? सो दैट लैंग्वेज इज द केमिकल कंपोनेंट, केमिकल component. So the chemical component is the language through which they interact with each other. If it is of right type, then it will receive, otherwise it will reject. Okay. Now let us come to how the germination of pollen grain takes place. So the part of it is a part of pollen pistil interaction. So germination of pollen grain. Okay, ये अभी कैसे जर्मिनेट होता है हम देखेंगे. So now suppose say this is the pistil and this is stigma. So when the pollen grain, so it is not like that ki always only one pollen grain will fall on it. So several pollen grain will come and fall on it. So the pollen grain, if one pollen grain starts germinating and reaches the ovule, the other pollen grains are prevented from germination and to reach up to the ovule. Okay. Now what happens when the right type of, suppose this is the right type of pollen grain on the stigma. In the pollen grain, as you know, what we have vegetative cell. The bigger cell is vegetative cell and two male gamete. Okay, so male gamete and this is vegetative cell. Okay, तो 3 सेल है इसके अंदर. तो अभी क्या होगा, आफ्टर केमिकल डायलॉग, अगर राइट टाइप पोलन ग्रेन है तो आपका जर्म पोर के थ्रू द पोलन ट्यूब विल बी फॉर्म्ड. ओके, एंड द 2 मेल गैमेट्स मूव्स टू द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब. इसके टिप में 2 मेल गैमेट जो है वो आ जाते हैं. ठीक है. सो ये जर्मिनेशन तब भी होता है जब पोलन ग्रेन 3 सेल्ड कंडीशन, यानी एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट होता है, उसी स्टेज में अगर स्टिग्मा के ऊपर आता है तब भी ये जर्मिनेट होता है. अदरवाइज 2 सेल्ड स्टेज में ये कभी भी जर्मिनेट नहीं होता. नाउ व्हाट हैपेंस, हियर इज द ओव्यूल. यहाँ पर ओव्यूल है एंड दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल. आपको जैसे पता है यहाँ पर इसका माइक्रोपाइल है. माइक्रोपाइलर एंड में क्या है, एग है, देन दोनों तरफ 2 सिनर्जिड है. ठीक है.
और यहाँ एंटीपोडल से। तो इसका डायग्राम बड़ा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो पोलन ट्यूब होता है, ग्रेजुअली इट ग्रोज एंड, थोड़ा दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ पोलन ट्यूब का। सो एंड इट एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल। ओव्यूल का जो पोर होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू ये पोलन ट्यूब एंटर करता है। ओके, नाउ व्हेन इट एंटर्स into the through the micropyle, it enters into the filiform apparatus. I have already told you in the last class that filiform apparatus are the spongy portion of the synergid which directs the pollen tube into the synergid. ये जो pollen tube आया है एक synergid का, the filiform apparatus of one of the synergid directs the pollen tube into the synergid. synergid के अंदर आने में ये हेल्प करता है। and the filiform apparatus that guides up to the synergid, and the synergid then guides the pollen tube carrying the male gamete up to the egg. Okay, now let me show you the other diagram. So here you can see, suppose this is the ovule. Okay, so inside the ovule your egg is there, and this is synergid, and here are the filiform apparatus. तो आपका जो pollen tube आता है, that pollen tube, the pollen tube enters through the filiform apparatus, then to the synergid, and releases one of the male gamete at the egg. This is the egg cell, at the egg cell, and other one is released. So this is these are two polar nuclei. So the other gamete is released at the polar nuclei. Now once it is released, the male gamete, this is male gamete, and this is another male gamete. So now the fusion takes place. One of the male gamete fuses with the egg cell to form the zygote, and the other male gamete fuses with the two polar nuclei to form the PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो अभी ये जो आपका फ्यूजन हो रहा है, इट इज़ टेकिंग प्लेस ट्वाइस, ये 2 बार हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है. आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. तो let us see double fertilization. So what is this double fertilization? सबसे पहले तो आपका होता है generative cell. Okay, now this so in this way only you can give in the exam, nobody will cut your mark. So generative cell produces two male gamete 1, male gamete 2. Now one of the male gamete fuses with the egg cell, and what is this process known as? This is called syngamy. And what is the result? The result is zygote. Now the other male gamete fuses with the two polar nuclei. Okay, so two polar nuclei means यहाँ पर मैं ploidy लिख देती हूँ. Male gamete, ploidy is N, here also it is N, egg cell is N. So when they will fuse, then it becomes 2N. So zygote is 2N.
So now here two polar nuclei, so N plus N, and one male gamete, so now 3N are there. So the nucleus which will be produced is known as PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसका प्लॉइडी क्या होगा, N प्लस N यानी 3N, रिमेंबर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये ओव्यूल के अंदर कहाँ होता है, ठीक है। कुड यू फॉलो, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ लेट अस सी। अच्छा, ये है आपका एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक में यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और सिनर्जिड जो है धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगा, ठीक है। ये छोटा हो गया है, डीजेनरेट हो गया है, एंड दिस इज जाइगोट, ठीक है। सो जाइगोट इटसेल्फ इज ए सेल, ये एक सेल है। नाउ यहाँ पर आपका एंटीपोडल्स है जो भी डीजेनरेट होने लगे हैं, बट वो डीजेनरेट क्यों होंगे दैट आई विल टेल यू। तो यहाँ पर आपका सेंटर में पहले क्या था, दो पोलर न्यूक्लियस था। अभी आपका मेल गैमेट फ्यूज़ होने के बाद ये जो न्यूक्लियस बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, PEN। ये PEN जो न्यूक्लियस है, ये किसका, कौन से सेल का न्यूक्लियस है, ये तो जाइगोट हो गया आपका एक सेल। ये सेल किसके अंदर है, आपका PEC, ये जो बड़ा सा सेल आप देख रहे हो ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। से PEC, ये PEC का जो न्यूक्लियस है वो है PEN जो कि 3N है, लेकिन जाइगोट का न्यूक्लियस क्या है, 2N है। एंड नाउ दिस एम्ब्रियो सेक is known as fertilized embryo sac. This is called fertilized embryo sac. So याद रखो बच्चों, अगर आपको पूछा गया fertilized embryo sac मतलब उसमें जाइगोट बन चुका है और PEN बन चुका है, और बाकी जो सिनर्जिड एंड एंटीपोडल से वो डीजेनरेट होने लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का डायग्राम बनाओ, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो एम्ब्रियो से आपने फर्टिलाइज्ड वाला बना दिया, जिसमें जाइगोट है, PEC है, PEN है, और इसके चारों तरफ बस इंटेगुमेंट बना देना है आपको। देखो मैं आपको बना रही हूँ, बस इंटेगुमेंट बना दिया, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, काम ख़त्म, ठीक है। फिर आप उसको नाम दे दो, ये चालाजलैंड है, ये माइक्रोफाइल है, आप बाकी सब नाम दे दो। सो दिस इज़ योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ अभी हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अभी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास दो चीज़ है, एक तो है PEC और दूसरा क्या है, जाइगोट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, PEC डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, okay, so always the formation of endosperm precedes the formation of embryo. एम्ब्रियो बाद में बनता है, पहले एंडोस्पर्म बनता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द एंडोस्पर्म हैज़ टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना है। तो एम्ब्रियो जब तक नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कैसे, एंडोस्पर्म जब तक नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा। अभी सवाल ये उठता है कि एंडोस्पर्म को भी तो बनने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट आएगा कहाँ से। सो एंडोस्पर्म को न्यूट्रिएंट कौन देगा, द
antipodal cells will draw the nutrients from the nucellus. आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट के चारों तरफ और एम्ब्रियोसेट के चारों तरफ जो सेल्स है दे आर कॉल्ड न्यूसेलस. न्यूसेलस से ये न्यूट्रिएंट ड्रॉ करके किसको देगा? एंडोस्पर्म बनने के लिए. द एंटीपोडल्स विल ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यूसेलस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, तो अभी एंडोस्पर्म कुछ बन चुका है. कुछ सीड में क्या होता है, पूरा एंडोस्पर्म बन जाता है, मतलब एंडोस्पर्म पूरा बनने के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू होता है. और कुछ केसेस में क्या होता है, एंडोस्पर्म थोड़ा बनने के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है. तो जो भी हो, पहले एंडोस्पर्म को बनना है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना है. ना पहले हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता कैसे है. ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ endosperm. Let me explain you how the development of endosperm takes place. So it develops from the PEC, okay, that is primary endosperm cell. It divides continuously. इसका प्लॉइडी क्या था? 3n था. So it divides continuously mitotically. Mitotic division होता है mitotically to form a mass of tissue. Mass of tissue. और वो टिश्यू का प्लॉइडी क्या है? 3n. सारे सेल जो है इसमें सारे 3n होते हैं. एंड दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. फूड मटेरियल इसमें भरा हुआ होता है. एंड दिस विल बी यूज फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, तो ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है इसका डिफरेंट टाइप्स है. बट हियर विल डिस्कस अबाउट ओनली वन टाइप, जिसमें आपका डिवीज़न कैसे होता है. ये जो मैंने बता दिया कि PEC सेल जो है वो डिवाइड करके आपका बहुत सारे सेल बना देते हैं, ऐसे ये डायरेक्टली नहीं होता. सबसे पहले PEC के अंदर क्या है आपका? PEN है. ओके, सो दिस PEN फास्ट डिवाइड्स कंटिन्यूसली. PEN डिवाइड्स कंटिन्यूसली, जिसको क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न. ओके, तो ये जब PEN जब डिवाइड करता है तो इससे क्या बनता है? एक ही सेल के अंदर PEC के अंदर बहुत सारे PEN बन जाते हैं, न्यूक्लियाई बन जाता है. और हर एक न्यूक्लियाई आपका ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं. ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? ये जो फ्री न्यूक्लियस बन गए इसको क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, तो व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? क्योंकि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद धीरे धीरे पेरीफेरी से हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म बनना शुरू होता है. ओके, ये साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो गया. तो अभी क्या हो गया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलराइजेशन. तो पहले क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. उसके बाद क्या हुआ? सेल्यूलराइजेशन. तो क्योंकि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पहले होता है तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट. ओके, तो इसमें आपका एक कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है आपका कोकोनट. सो कोकोनट में आप बता सकते हो सीड कौन सा है और फ्रूट कौन सा है?
ऑब्वियसली आपको पता होगा, यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो इसमें आप देखो, इसका जो वाटर होता है, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो वाइट कैर्नेल होता है, जो वाइट पार्ट होता है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद पेरीफेरी से धीरे धीरे आपका हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बनना शुरू होता है, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। सो ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है वो पेरीफेरी में होता है। सो ये जो एंडोस्पर्म अभी बना, किसके लिए बना? एम्ब्रियो के लिए। तो कुछ सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो अभी हम जाएंगे, आपका ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो चुका है, अभी हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जाएंगे। सो ये जो एंडोस्पर्म consumed completely by embryo, not consumed completely by the embryo। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूम होगा लेकिन पूरी तरह कंज्यूम नहीं होगा। तो यहाँ दो ऑप्शंस है। सो ये जो आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन, ये सब में पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड। सीड मैच्योर होने से पहले ये आपका कंज्यूम हो जाता है। लेकिन आपका जो कुछ सीड्स लाइक कैस्टर एंड कोकोनट, ये दोनों में क्या होता है, पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता। इसीलिए आप नारियल में आप देखोगे, जो नारियल आप खाते हो उसको, दैट इज़ द सीड ऑफ द नारियल, सीड ऑफ द कोकोनट। सो ये सीड में आप देखोगे कि एंडोस्पर्म होता है। सो एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका एंडोस्पर्म। अभी हम चलेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट, ठीक है। जाइगोट, इट इज़ ए सिंगल सेल and it is diploid। Excuse me। And the process is known as embryogenesis। The process of development of an embryo from the zygote is known as embryogenesis। ये embryogenesis होता कैसे है? ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका जो है ये है जाइगोट। रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, मैं जैसे लिख रही हूँ उसी तरह आप एग्ज़ाम में अगर डायग्रामेटिकली एंड स्कीमाटिक डायग्राम अगर दे देते हो तो आपका मार्क कोई नहीं काटेगा। डोंट राइट ऐसे टाइप आंसर, ऑलवेज अवॉइड दिस, आइदर राइट पॉइंट वाइज और स्कीमाटिकली और स्कीमाटिक डायग्रामेटिकली। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आपका डेवलपमेंट होता है। सो जाइगोट, इट इज़ 2n। नाउ द फर्स्ट द जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल। ओके, सो ये जो 2 सेल में डिवाइड होता है, एक को क्या कहा जाता है? embryonal cell and other one is suspensor cell। Okay, now this gradually they continue dividing and
the suspensor cell divides and simultaneously your embryonal cell also divides. So what happens? This is the suspensor cell, the cells produced by the division of the suspensor cell. So this is called suspensor. It forms a suspensor. Okay, and the embryonal cell divides to form globular embryo. This is called globular embryo. Okay, then this globular embryo becomes heart shaped. It becomes heart shaped. So the suspensor is there, and then the embryo becomes heart shaped. So this is heart shaped embryo. Okay, now this heart shaped embryo develops into a mature embryo. Okay, ये mature embryo, so this is the suspensor. Okay, yeah. Okay, after that okay, so this is the mature embryo. ठीक है, सो ये जो एम्ब्रायो है इसमें मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स बता देती हूँ. सो दिस पोर्शन, अब देखो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा आपको कभी कभी क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एपिकोटाइल कौन सा है, हाइपोकोटाइल कौन सा है. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये देखो, ये जो दो पोर्शन है, दिस इज योर कॉटिलीडन. And on the basis of number of cotyledon, the plants are named as monocotyledon और dicotyledon. So ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये dicotyledon प्लांट का है. तो इसमें आपका देखो ये है, ये जो पोर्शन है, आप देखो ये पोर्शन, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा एमर्ज्ड पार्ट इज देयर जहाँ से कि आपका कॉटिलीडन का डेवलपमेंट हुआ है. सो दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कॉटिलीडन इज डेवलप्ड. तो ये कॉटिलीडन का ये कौन सा हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है. तो इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. याद रखो, दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. और ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल. ओके, सो ये जो एपिकोटाइल है एंड हाइपोकोटाइल है, इन फ्यूचर द हाइपोकोटाइल डेवलप्स इनटू रेडिकल, जो कि रूट में डेवलप होता है, एंड एपिकोटाइल डेवलप्स इनटू प्लूम्यूल, जो कि शूट में डेवलप होता है. ठीक है, सो लेट मी रिपीट, दिस इज़ द मैच्योर एम्ब्रियो. मैच्योर एम्ब्रियो में ये जो दो पोर्शन आप देख रहे हो, ये है कॉटिलीडन. कॉटिलीडन का नीचे वाला हिस्सा, हाइपो मीन्स नीचे वाला हिस्सा, ये है कॉटिलीडन जहाँ से निकला हुआ है. अगर ये पॉइंट ले लिया जाए तो उसके नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल. और याद रखो, हाइपोकोटाइल नीचे वाला हिस्सा हमेशा रूट में डेवलप होता है, जो कि रेडिकल से डेवलप होता है. क्लियर? नाउ एपिकोटाइल, कॉटिलीडन के ऊपर, कॉटिलीडन जहाँ से निकला हुआ है उसके ऊपर वाले हिस्से को, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो. मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का एक्सिस का जो हिस्सा आपका कॉटिलीडन के ऊपर है उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल. ऊपर कौन सा पार्ट होता है? सॉइल के ऊपर
स्टेम होता है, सूट होता है. सो सूट कहाँ से डेवलप होता है, स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, प्लूमूल से डेवलप होता है. सो एपिकोटाइल डेवलप्स इनटू प्लूमूल एंड प्लूमूल डेवलप्स इनटू सूट. Okay, now so this is all about your embryo, dicot embryo. Now let me discuss something about the monocot embryo also. अच्छा, मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, ओनली वन कॉटिलीडन इज प्रेजेंट, ओनली वन कॉटिलीडन, और उसका क्या बोलते हैं हम, स्कुटेलम, स्कुटेलम. ओके, एंड ये किस तरफ होता है, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स one side of the embryonal axis. ओके, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक तरफ आपका रेडिकल होता है और एक तरफ जैसे मैंने बताया प्लूमूल होता है. सो रेडिकल, ये जो मोनोकोट लीफ होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो होता है, the radicle and the root cap are enclosed in a sheath. उस शीथ को क्या कहा जाता है, रिमेंबर, कोलेओराइजा. तो ये कोलेओराइजा क्या है, मोनोकोट प्लांट्स में रेडिकल एंड द रूट कैप आर प्रोटेक्टेड बाय ए शीथ which is called कोलियोराइजा. सिमिलरली आप या फिर आप बोल सकते हो प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल को कवर करता है. ठीक है. सिमिलरली एपिकोटाइल जो कि आपका डेवलप होता है किसमें, प्लूमूल में. सो इसको कौन करता है, शीथ कवरिंग इज कोलियोप्टाइल. ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है. नाउ तो अभी आपका एम्ब्रियो बन चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है. नाउ द सीड is going to be formed. So now after fertilization the ovule develops into seed and ovary develops into fruits. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में. ओके, सो द सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, यानी ओवरी के अंदर होते हैं, and they are formed inside the ovary. Okay, so the seeds are of two types, remember, non-albuminous or X-albuminous and albuminous. ओके, सो नॉन एल्बुमिनस जो होता है, दे डू नॉट हैव मैंने जैसे बोला था ना आपको, एंडोस्पर्म कुछ सीड में पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है और कुछ सीड में कंज्यूम नहीं होता. तो यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. एक मिनट, endosperm is completely consumed by
द एम्ब्रियो। तो जिसके वजह से इसमें एंडोस्पर्म एकदम से नहीं होता, सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। सो नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, ठीक है। लेकिन इसमें अल्बुमिनस में क्या होता है, द एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड, एंडोस्पर्म इज नॉट completely consumed. So residual endosperm is present in the seed, seed के अंदर ये होता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जैसे आपका नॉन अल्बुमिनस सीड का कुछ एग्जाम्पल है, पी, ग्राउंड नट, पहले ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। नाउ देर आर सर्टन केसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट सीड्स, द पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट। व्हाट इज पेरिस्पर्म? कभी कभी क्या होता है, अब देखो ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा कि न्यू सेलर्स को ऑब्जर्व कौन करता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को ऑब्जर्व कौन करता है, एम्ब्रियो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीड के अंदर कुछ रेसिडुअल सेल्यू आई मीन न्यू सेलर्स रह जाता है, सो उसको कहा जाता है पेरिस्पर्म। सो व्हाट इज पेरिस्पर्म? द रेसिडुअल एंड परसिस्टेंट, मतलब हमेशा के लिए रह जाता है, ये बाद में कंज्यूम होगा ऐसे नहीं है, परसिस्टेंट न्यू सेलर्स इन द सीड। ये किस में होता है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ये दोनों की सीड में ये होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी हम देखेंगे कि सीड जो अभी बन चुका है, सीड में क्या क्या होते हैं। जो इंटेगुमेंट होता है दैट डेवलप्स इनटू सीड कोट, वो क्या हो जाता है, सीड कोट। जो माइक्रोपाइल होता है, इट रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर। तो ये पोर का काम क्या है, इट्स फंक्शन इज फॉर गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो एंड लाइक एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इसको वाटर चाहिए। सो ये दोनों का एंट्री के लिए आपका जो माइक्रोपाइल है वो दैट रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड। ओके, सो जब ये सीड मैच्योर हो जाता है, इन ए मैच्योर सीड द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड and the metabolic activity of the embryo slows down, and that state is called dormancy. So what is seed dormancy? Seed dormancy क्या है आपका, the metabolic activity of the embryo slows down and
this inactive state of seed is called dormancy. इसको हम डोरमांसी बोलेंगे। तो ये डोरमांसी में कब तक रहता है? टिल द अनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन सीड के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुइटेबल टेम्परेचर। ये जब मिलता है तो सीड जर्मिनेट होना शुरू करता है। नाउ अभी हम पढ़ेंगे फ्रूट्स। नहीं, उससे पहले हम एक काम करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड थोड़ा पढ़ लेते हैं। फॉर एंजियोस्पर्म के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? एडवांटेजेस ऑफ सीड। ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म्स, क्या क्या एडवांटेज है हम देखेंगे। ठीक है, पहला एडवांटेज है कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, बट सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन are independent of water, but seed formation is more dependable. Okay, now what is the second advantage? The second advantage is the seeds have better adaptive strategy for dispersal. ओके, तो इसमें ये जो सीड होता है ना, इसमें ऐसा अडेप्टेशन होता है कि ये किसी दूसरे जगह पर जाकर वहाँ कॉलोनाइज यानी ग्रो कर सकता है टू अवॉइड कंपटीशन। ओके, डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इसका बेटर एडाप्टिव फीचर है, जिसके वजह से जहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, जहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से दूर जाके भी ये कॉलोनाइज कर सकता है, ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, थर्ड वन, दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स। Okay, which nourishes the seedling। जो आपका नया नया प्लांट बनता है ना, जर्मिनेट होता है, सीडलिंग, until they are capable of photosynthesis। प्लांटलेट जब बनता है सीड से, वो जब तक फोटोसिंथेसिस करने का काबिल नहीं हो जाता, तब तक आपका जो सीड के अंदर जो फूड रिज़र्व होता है वो उसको नरिशमेंट देता है। उसके अलावा उसका क्या होता है? द हार्ड कोट ऑफ सीड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो।
Okay, and fifth one, because as it is the product of sexual reproduction, they generate new genetic recombination. ठीक है, इसमें से आपको जो भी जितना पूछा जाएगा उतना आपको लिखना है, जितना एडवांटेज पूछा जाएगा उतने नंबर का एडवांटेज आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको। आपका जो ओल्डेस्ट सीड is lupine. Oldest seed is that of lupine, and ये कहाँ पर मिला था आपका? It was preserved in Arctic tundra, and ये कितने सालों के बाद कितने साल तक डोरमांसी में था? अराउंड 10,000 ईयर्स तक डोरमांसी में था, एंड इट जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स। ठीक है, एंड इसके अलावा आपका जो डेट पाम होता है, ये the recent record says that it is viable up to for 2000 years. ओके, 2000 साल तक ये वायबल होता है। इसके अलावा आपका वायबल ज़्यादा वायबल सीड होते हैं फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा का, एंड these are the some of the examples. Now come to the apomixis. इसके बाद मैं आपको और कुछ टॉपिक जो मैंने छोड़ दिया है उसको भी बताऊंगी। तो एपोमिक्सिस होता क्या है? ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द फ्रूट्स। पहले फ्रूट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। जो फ्रूट्स होते हैं इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। अच्छा, ये फ्रूट्स जो है, फ्रूट का क्या है? दैट इज फ्रूट वॉल। द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। दिस इज द फ्रूट वॉल। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। फ्रूट किससे डेवलप होता है? ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, ये जो पेरिकार्प है इसका 3 लेयर होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, दिस इज आउटर, मिडल एंड इनर लेयर है। ठीक है, ये हो गया उसका फ्रूट वॉल। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में क्या है आपका? ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ओके, सो अभी ट्रू फ्रूट क्या है? द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द ovary. True fruit develops from ovary. Okay, and false fruits are developed from thalamus along with ovary. Why I am telling this? आप अगर एप्पल देखोगे, इसका एग्जाम्पल है
एप्पल इज़ ए फॉल्स फ्रूट। एप्पल का आप सेंटर में देखोगे कि यहाँ पर सीड्स होते हैं, तो सीड्स तो हमारा हमेशा किसके अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं। तो इसका ओवरी जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड पार्ट इनसाइड विच द सीड्स आर प्रेजेंट, और जो फ्लेसी पोर्शन होता है फ्रूट्स का, सबसे जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फ्रूट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द थैलामस, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट। ओके, सो apple is one of the example, and besides that strawberry is also a false fruit. And true fruit, all of you know there are so many examples of true fruits. इसके अलावा और एक तरह का फ्रूट्स है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? द फ्रूट दैट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर जो डेवलप होता है उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बनाना। ओके, एंड जनरली दीज आर seedless. Generally we can't say that they are always seedless, क्योंकि there are some varieties of banana which are having big seeds, बड़े बड़े seeds होते हैं, but because it is not the result of fertilization, so they are not these seeds, even though the seeds are present in some cases, the seeds are sterile, they cannot reproduce, they cannot germinate into a plant. Now come to apomixis. What is apomixis? हमने अभी पढ़ा, अगर फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। When the seed develops without fertilization is called apomixis. तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड कैसे बनेगा? ये सबसे पहले आप ये याद रखो कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका ना तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, बट गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, बट असल में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे? क्योंकि इसमें गैमेट तो पार्टिसिपेट कर सकता है इन रिप्रोडक्शन, बट गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो किस कंडीशन में आपका एपोमिक्टिक सीड्स होते हैं? सो वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट ways by which it develops? First one is the diploid egg. Egg usually क्या होता है? haploid होता है। diploid egg is formed without reduction division. यानी आपका जो एग बनता है, फीमेल गैमेट या मेल गैमेट बनता है, वो किससे बनता है? मियोसिस से बनता है।
लेकिन ये मियोसिस जब हो रहा है तो उसमें क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, जिसके वजह से एग हैप्लॉइड होने के बदले ये क्या बन जाता है, आपका डिप्लॉइड एग बन जाता है। तो अभी डिप्लॉइड एग इटसेल्फ एक्ट्स एज एम्ब्रियो, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये डिप्लॉइड एग ही आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है। एंड देयर इज अनदर वे where the nucellular cell, the diploid nucellular cells protrude into the embryo sac and develops into embryo। ठीक है। ये न्यू सेलर सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर आ जाता है और ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो इसमें यहाँ पर एक टर्म हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, बच्चे अक्सर क्या लिखते हैं पता है, बोलते हैं, लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियो इज नोन एज पॉली एम्ब्रियो। इतना लिखने से आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू राइट, due to protuberance of new cellular cells, I am not talking about cell, when the new cellular cells, when the new cellular cells surrounding the embryo sac protrude into the embryo sac and all of them develop into embryo, then the seed contains many embryo, and this condition is called polyembryony। ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में आपका पॉली एम्ब्रियोनी होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं एक सीड के अंदर। आप नींबू का जो सीड होता है उसको तोड़ के आप देख सकते हो कि उसके अंदर कितने सारे एम्ब्रियो होते हैं। अभी हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। ये जो एपोमिक्टिक सीड बन रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है ऑफ एपोमिक्टिक सीड। ये एपोमिक्टिक सीड कोई दो गैमेट के फ्यूजन से नहीं बन रहा है, या फिर इसके लिए क्रॉस पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये एक ही प्लांट का प्रोडक्ट है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओनली वन प्लांट। तो जिसके वजह से क्या होता है, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होता इन प्रोजेनी में कोई वेरिएशन नहीं आता। इससे जो बनते हैं प्लांट जो बनते हैं उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका हाइब्रिड सीड। देखो हाइब्रिड सीड हम कैसे बनाते हैं, हमको हाइब्रिड सीड क्यों बनाते हैं, कोई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होगा तभी हम हाइब्रिड सीड बनाएंगे। सो यहाँ पर सपोज से प्लांट ए है एंड दिस इज़ प्लांट बी। ठीक है। प्लांट बी में जो फ्रूट होता है
ये फ्रूट बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, बिग साइज्ड फ्रूट। और इसमें क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का प्लांट को अगर हम हाइब्रिड बना देंगे तो जो जो फ्रूट बनेगा उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर आ जाएंगे। हमको क्या चाहिए, बड़ा फ्रूट होना चाहिए और उसमें सीड भी नहीं होना चाहिए, तभी उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारा जो सीड बना, ये जो सीड बना है, ये सीड में डिज़ायरेबल कैरेक्टर है। ओके, अगर इस सीड से हम प्लांट ग्रो किया, ठीक है, इस प्लांट में जो फ्लावर होंगे, ये फ्लावर क्या होगा, आपका पॉलिनेशन होगा। ये सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। अगर सेल्फ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे सारे प्लांट में सेल्फ तो नहीं होगा। अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्या होगा, इसमें हमको जो कैरेक्टर चाहिए था, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर था, अभी वो क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, हमको जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर यानी जो हाइब्रिड प्लांट चाहिए था, वो हाइब्रिड प्लांट क्या होता है आपका, वो कैरेक्टर नष्ट हो जाता है, उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो अगर हम एपोमिक्टिक सीड यूज़ करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इंडस्ट्रीज़ में टू प्रोड्यूस द प्लांट्स, देन द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स विल बी प्रिजर्व्ड। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। ओके, तो अभी हम जाएंगे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात छेड़ दी, तो हम पढ़ेंगे अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किया जाता है टू गेट द डिज़ायरेबल कैरेक्टर। ओके, तो इसमें दिस इज ए, जस्ट अ मिनट, दिस इज a crop improvement program where plants with desirable characters are grown by cross pollinating artificially। ठीक है, अभी इसके स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, हमको डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन लेकर हम स्टिग्मा के ऊपर डालते हैं ताकि हमको डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिले और उस प्लांट का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़े। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एमास्कुलेशन। अच्छा, ये एमास्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ anther from a bisexual flower before its maturity. Why specifically I am writing bisexual and maturity? बाइसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो हमको ज़रूरत ही नहीं है अंतर रिमूव करने की। दूसरी बात है, हमने मैच्योरिटी क्यों लिखा? अगर अंतर मैच्योर हो गया तो उसमें से पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हमको जो कैरेक्टर मिक्सिंग कैरेक्टर चाहिए था वो कैरेक्टर नहीं मिलेगा, हमको उसी प्लांट का ही कैरेक्टर मिल जाएगा। सो ये क्यों किया जाता है? दिस इज़ डन टू प्रिवेंट
सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. अच्छा, अभी सेकेंड स्टेप इज योर बेगिंग. ओके, तो बेगिंग जो है इसमें क्या किया जाता है? आफ्टर रिमूवल ऑफ द anther from the bisexual flower, immediately it is covered with a bag that is made up of butter paper. So the emasculated flower is covered by butter paper. इसको क्यों हम कवर करते हैं? टिल इट्स मैच्योरिटी. क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स. अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन से, अभी खुद का पोलन ग्रेन से तो बचा लिया, अभी दूसरे का पोलन ग्रेन आकर उसके ऊपर गिर सकता है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको बटर पेपर से ढक देंगे, कवर कर देंगे. अभी जब ये मैच्योर हो जाएगा, आपका स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाएगा, नाउ व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स मैच्योरिटी, मतलब क्या है? रिसेप्टिविटी. रिसेप्टिविटी, द बटर पेपर is removed and desirable pollen grains are shaded on it. इसके ऊपर हमको जो पोलन ग्रेन, जिस प्लांट का पोलन ग्रेन चाहिए उसको हम उसके ऊपर डस्टिंग कर देते हैं. एंड देन अगेन and again रीबैग्ड. उसको फिर से, क्योंकि रीबैग अगर नहीं करेंगे तो बाय दैट टाइम अगर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर गिरेगा, कंपैटिबल पोलन ग्रेन हो गिरेगा, तो क्या हो सकता है? वो जर्मिनेट कर सकता है, वो उसको फर्टिलाइज कर सकता है. इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए फर्टिलाइजेशन तक हमको फिर से रीबैगिंग करना है. सो आपका जो पहला चैप्टर है उसका रिवीजन हो चुका है बच्चों. मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको जितने सारे क्वेश्चंस है, एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल मैं आपको दे दूंगी. एंड वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो. और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद, ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको बुक देखना पड़ेगा, क्योंकि बुक का हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. और मैं जो क्वेश्चन दूंगी बच्चों, मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूँगी कि डोंट सर्च द आंसर इन गूगल और इन ChatGPT. आप इसमें आंसर एकदम मत ढूंढना. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, either you ask me in the WhatsApp group or in the chat box. Okay, so till then, thank you very much.